बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 12 कर रहे थे और आज हमने इसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। कंपेयर मैग्नीट्यूड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट, जिसका मैस उसने 10 ग्राम बताया हुआ है, चार्ज की वैल्यू 20 माइक्रोकूलम है, बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट दैट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। आपने इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को कंपेयर करना है। इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के लिए उसने चार्ज की वैल्यू हमें 20 माइक्रोकूलम बताई है कि दो आइडेंटिकल चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिकल फोर्स और दो आइडेंटिकल मैसेज के दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स, और मैस की वैल्यू उसने हमें 10 ग्राम के इक्वल बताई है। कहता है कि इन दोनों इलेक्ट्रिकल और ग्रेविटेशनल फोर्सेस को आपने कंपेयर करना है। तो बेसिकली हम यहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशो को कैलकुलेट करेंगे, जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसने हमें जी की वैल्यू बताई हुई है, दैट इज 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो आइए सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं। डेटा। अब चूंकि ऑब्जेक्ट्स जो है वो आइडेंटिकल हैं, तो इसलिए हम इसमें लिखते हैं कि सिंस both masses are identical, so m1 is equal to m2, that is equal to 10 ग्राम, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.01 किलोग्राम। इसी तरीके से चार्जेस के बारे में भी उसने यही कहा है कि दोनों आइडेंटिकल हैं। फॉर चार्जेस Q1 is equal to Q2 is equal to 20 माइक्रोकूलम, और इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। फिर उसने कहा है कि प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट, इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है, यानी दोनों मैसेज के दरमियान में और दोनों चार्जेस के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा, उसको हम R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.1 मीटर बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है, विच इज 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और साथ में इलेक्ट्रिकल फोर्स में यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट या कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें चाहिए, विच इज K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेटा है। अब हम लिखते हैं रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड में हमने रेशो फाइंड करनी है इलेक्ट्रिकल से ग्रेविटेशनल फोर्स की। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कहता है कि एज इलेक्ट्रिकल फोर्स को FE से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स को FG से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। सो दिस इज सपोज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हमने आंसर निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहां पे हम लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाय 1, we have FE divided by FG, that is equal to K Q1 Q2 divided by G M1 M2। अब स्टूडेंट्स, दोनों के बटे में R स्क्वायर सेम होने की वजह से एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज Q1 की वैल्यू 20
माइक्रो -6 आ जाएगा, और सेकेंड चार्ज की वैल्यू भी सेम है, 20 × 10⁻⁻6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 6.67 10⁻⁻11, इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैसेज की वैल्यू से विच इज 0.01, m1 की वैल्यू और m2 की भी सेम वैल्यू है 0.01। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू इसका आंसर आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय, इस सारी वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा 6.67 × 10⁻⁻13। अब स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं तो रेशो में हमारा आंसर बनेगा FE डिवाइडेड बाय FG विच इज इक्वल टू 53.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻13, और चूंकि ये रेशो है इस वजह से इसका कोई भी यूनिट नहीं आएगा। इसको फिर हम राउंड ऑफ करते हैं, इंप्लाइज दैट FE डिवाइडेड बाय FG दैट इज इक्वल टू 5 पॉइंट, राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये 4 बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जो ये हमने पॉइंट को शिफ्ट किया है तो ये 10⁻14 इसका आंसर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स दिस इज द कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिकल फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कैलकुलेट वेक्टोरियली द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन क्यू एज शोन इन द फिगर। फिगर में उसने एक चार्ज क्यू बताया हुआ है जिसके ऊपर एक्ट करने वाली नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आपने कैलकुलेट करना है वेक्टर फॉर्म में, यानी कि जो भी आंसर बनेगा हम उसको वेक्टर फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। अब डायग्राम को पहले देखते हैं तो इसमें एक ट्राइंगल की फॉर्म में हमें ये नजर आ रहा है। इस कॉर्नर के ऊपर Q1 चार्ज पड़ा है जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, इस कॉर्नर के ऊपर Q2 चार्ज पड़ा है जिसकी वैल्यू है -1 माइक्रोकूलम, और दोनों चार्जेस के दरमियान में टोटल डिस्टेंस 1.2 मीटर का है। इन दोनों चार्जेस की जो रेफरेंस लाइन है इससे 0.8 मीटर डिस्टेंस के ऊपर Q चार्ज पड़ा है जिसकी वैल्यू है 4 माइक्रोकूलम, जिसके ऊपर हमने नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करनी है। Q1 का Q से डिस्टेंस 1 मीटर के इक्वल है, Q2 का भी Q से डिस्टेंस 1 मीटर के इक्वल है। तो ये है हमारी डायग्राम। अब हम इसमें डेटा को जरा लिख लेते हैं। तो डेटा में सबसे पहले हम लिखेंगे Q1 चार्ज की वैल्यू विच इज 1.0 माइक्रोकूलम, और इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 की वैल्यू -1.0 माइक्रोकूलम विच इज -1 × 10⁻⁻6 कूलम। Q चार्ज की वैल्यू है 4.0 माइक्रोकूलम, और इसको हम लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁻6 कूलम। इसके बाद डिस्टेंसेस की तरफ चलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q दैट इज, इसको R1 का नाम दे देते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 मीटर के इक्वल है, यहां 1 मीटर आ जाएगा। इसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q, इसको हम R2 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और इसकी वैल्यू भी कितनी है 1 मीटर के इक्वल है, यहां पे आ जाएगा R2 दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। फिर हमें K की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट विच इज 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसमें रिक्वायर्ड है हमने नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है, तो इसको हम F से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने चूंकि फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है और प्रोसीजर इसमें काफी लेंथी है, तो पहले आइए देख लें कि हमने इस क्वेश्चन को एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है।
स्टूडेंट्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए हमें उसकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए और साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम F इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ हॉरिजेंटल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर स्क्वायर रूट लेंगे। अब इसमें देखिए कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, Fx इज इक्वल टू टोटल हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स। हमारे पास दो चार्जेस चूंकि दो फोर्सेस लगा रहे हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी F1 cos ऑफ थीटा प्लस F2 cos ऑफ थीटा, वेयर दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द चार्ज Q बाय द चार्ज Q1 और ये वाली जो वैल्यू है ये फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज Q2 ऑन Q चार्ज। ठीक है, तो दो चार्जेस की वजह से Q चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्सेस दो होंगी और उन दो फोर्सेस के हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स का सम रिजल्टेंट फोर्स के हॉरिजेंटल कंपोनेंट के इक्वल आएगा। इसी तरीके से वर्टिकल कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं तो F1 का वर्टिकल कंपोनेंट प्लस F2 का वर्टिकल कंपोनेंट, ये कैलकुलेशन हमें फोर्स की मैग्नीट्यूड बता देगी। अब हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है तो डायरेक्शन के लिए भी आपको पता है कि थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इससे हम डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली यहां पे हमने वैल्यूज किस तरह से फाइंड करनी है, तो देखिए सबसे पहले तो हमें F1 फोर्स यानी Q1 चार्ज Q के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है उसका पता होना चाहिए। फिर F2 की वैल्यू पता होनी चाहिए कि Q2 चार्ज Q के ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा है। फिर इस एंगल थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। जब ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी तो फिर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट कैलकुलेट करके फोर्स की मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे। एंड देन फाइनली फिर हमने क्या करना है, जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएंगे तो डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे और डायरेक्शन कैलकुलेट करके हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले इस डायग्राम में देखें। इस डायग्राम में Q1 Q के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है दिस इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि Q1 की वैल्यू भी पॉजिटिव है, Q की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो Q1 जो Q के ऊपर फोर्स लगाएगा इसको हम यहां पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दिस इज द फोर्स F1 और उसका वेक्टर ये आ जाएगा। अब जितना एंगल थीटा ये हमें नजर आ रहा है डेफिनेटली ये एंगल भी इतना ही होगा, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स चूंकि हमें फोर्सेस के कंपोनेंट्स चाहिए तो अगर मैं F1 फोर्स को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूं तो ये थीटा के साथ वाली साइड फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगी, इसको मैं F1x का नाम दे देता हूं, और थीटा के सामने वाली ये साइड फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगी, इसको मैं F1y का नाम दे लेता हूं। इसी तरीके से अब हम Q2 से Q के ऊपर लगने वाली फोर्स को डिस्क्राइब करते हैं। तो उसमें देखिए Q2 की वैल्यू माइनस है, Q की वैल्यू प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्शन की वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स F2। अब इस फोर्स को अगर हमने इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, इसको हम लिखते हैं F2x, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट वो ये बन जाएगा दैट इज F2y। अब इस ट्राइंगल में जो एंगल की जरूरत है, चूंकि ये वाला एंगल थीटा है या ये एंगल थीटा है, तो डेफिनेटली इस एंगल की वैल्यू भी थीटा के इक्वल होगी, जो कि दोनों केसेस में सेम आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहां पे अगर हम गौर करें तो F1y और F2y दोनों की डायरेक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही हैं, इसलिए जब भी हम वर्टिकल कंपोनेंट को फाइंड करेंगे तो हमने दोनों में से किसी एक कंपोनेंट को नेगेटिव रखना होगा। जबकि अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखते हैं तो F1x और F2x दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन के लिए हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फोर्स निकालेंगे, फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1। तो फोर्स को हमने F1 का नाम दिया है दैट इज इक्वल टू K Q1 Q डिवाइडेड बाय
आर स्क्वायर। क्योंकि हम Q1 और Q के दरमियान फोर्स निकाल रहे हैं तो इस वजह से यहां पे चार्जेस भी Q1 और Q आएंगे। वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। सो F1 दैट इज इक्वल टू, K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 चार्ज की वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम, 10⁻⁻6 आ जाएगा। Q की वैल्यू लिखी हुई है 4 माइक्रोकूलम, तो दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय Q1 और Q के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज 1 मीटर, तो यहां पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने से F1 की वैल्यू निकल आएगी 0.036 न्यूटन। अब हमने क्या करना है, अब हमने Q2 और Q के दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करती है F2, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए देखिए, दैट इज फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2। इस फोर्स को हमने F2 का नाम दिया था, विच इज KQ2Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q2 की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻6, मल्टीप्लाई होगा Q की वैल्यू से विच इज 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय Q और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी 1 मीटर के इक्वल है, तो यहां पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो F2 का रिजल्ट आ जाएगा 0.036 न्यूटन। अब स्टूडेंट्स हम यहां देख सकते हैं कि Q1 की वजह से Q के ऊपर फोर्स और Q2 की वजह से Q के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं। तो यहां पे रिजल्ट बन जाएगा, सिंस F1 इज इक्वल टू F2 दैट इज इक्वल टू, जनरल नाम दे देते हैं F का, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.036 न्यूटन। अब हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। हमने अब क्या करना है, एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि ये थीटा एंगल जो यहां पे दिया गया है इसकी क्या वैल्यू होगी। तो फॉर थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम चलते हैं जी दोबारा डायग्राम में, जहां से हमने टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। अब इस डायग्राम में देखें, हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, चाहे आप ये कंसीडर कर लें चाहे आप ये कंसीडर कर लें, क्योंकि दोनों की वैल्यूज आइडेंटिकल हैं तो आंसर सेम आएगा। टेंजेंट थीटा में मेरे पास परपेंडिकुलर भी मौजूद है, मेरे पास बेस भी मौजूद है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम डिवाइड करके यहां से टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालते हैं और बाद में हम फिर टेन इनवर्स करके थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 0.8 मीटर, ये आ जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू है 0.6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बनेगा इसका 1.33। हमें चूंकि थीटा की वैल्यू चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1.33। अब इसको टेन इनवर्स लेते हैं इसका, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने अब कंपोनेंट्स की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स F जो कि हमने फाइंड करनी है, ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, Fx दैट इज इक्वल टू F1 का x कंपोनेंट प्लस F2 का x कंपोनेंट। F1x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज F1 कॉज ऑफ थीटा प्लस F2x की वैल्यू बन जाएगी F2 कॉज ऑफ थीटा। अब स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि F1 और F2 की वैल्यू सेम है, तो इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं जो कि F के इक्वल आ जाएगा। सो दिस बिकम F कॉज ऑफ थीटा प्लस ये भी F कॉज थीटा बन जाएगा। सो इट इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ F कॉज ऑफ थीटा। अब इसमें हम वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। सो Fx इज इक्वल टू 2 एज इट इज आ गया, F की वैल्यू 0.036 एंड कॉज ऑफ 53 डिग्री।
दिस इज 2 इंटू 0.036, cos 53 इक्वल होता है 0.6 के, और एफ एक्स की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो इन तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर बन जाएगा 0.0432 न्यूटन। ये मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। अब स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी मेथड के ऊपर हमने वर्टिकल कंपोनेंट को कैलकुलेट करना है, विच इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ वाई दैट इज इक्वल टू F1 साइन ऑफ थीटा माइनस F2 साइन ऑफ थीटा। अब यहां पे हमने माइनस साइन क्यों लगाया है? क्योंकि हम यहां पे बात कर चुके हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। इसको हम लिख सकते हैं F साइन ऑफ थीटा माइनस F साइन ऑफ थीटा, और चूंकि ये दोनों वैल्यूज सेम हो गई, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, तो वर्टिकल कंपोनेंट का आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स अब हम इससे आगे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम रिजल्टेंट फोर्स की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तो वो बन जाएगी F दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्क्वायर। इसकी वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, तो एफ एक्स की वैल्यू 0.0432 होल स्क्वायर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट 0 है, स्क्वायर रूट आ जाएगा। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 0.0432 होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड आ जाएगी 0.0432 न्यूटन। स्टूडेंट दिस इज द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। अब हमने चूंकि वेक्टर की फॉर्म में आंसर देना है, तो वेक्टर फॉर्म अगर हम इसके लिखें तो इन वेक्टर फॉर्म, अब चूंकि इस फोर्स में सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है, तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग इसकी डायरेक्शन आई यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाएगी, तो यहां पे आई यूनिट वेक्टर आ जाएगा न्यूटन्स में। अब स्टूडेंट वेक्टर की हमने डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है, तो डायरेक्शन के लिए देखिए डायरेक्शन ऑफ एफ विच इज गिवन बाय थीटा, चूंकि हम पहले यूज कर चुके हैं, अब हम एंगल अल्फा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। दिस इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू 0, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू है 0.0432। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर इसका 0 ही बनेगा, टेन इनवर्स ऑफ 0, और 0 का अगर हम टेन इनवर्स लेते हैं तो आंसर किसके इक्वल आ जाता है? 0 के इक्वल आ जाता है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। यहां तक है जी स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। A point charge Q is equal to -8 into 10⁻⁻8 coulomb is placed at the origin. Calculate the electric field at a point 2 meter from the origin on the z-axis. हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू -8 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है, जिसको आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है। कहता है कि z एक्सिस पे 2 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट इसमें हम सबसे पहले डेटा लिखते हैं। डेटा चार्ज की वैल्यू बताई है Q इज इक्वल टू -8.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। डिस्टेंस R आ जाएगा विच इज 2.0 मीटर। K की वैल्यू इसमें हमें चाहिए विच इज 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। रिक्वायर्ड है इसमें
इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है अलोंग जेड एक्सिस। सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन आप लोगों ने आर्टिकल में पढ़ा हुआ है, जिसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर इनटू आर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन, डायरेक्शन की रिप्रेजेंटेशन के लिए है, जो कि हमारे केस में उसने क्या बताया हुआ है कि आपने जेड एक्सिस के अलोंग इसको मेजर करना है। तो हम इसी रिलेशन को लिख सकते हैं के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर, और डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग और जेड की डायरेक्शन को हम के यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज की वैल्यू -8 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है 2 मीटर का, तो इसका आ जाएगा यहां पे स्क्वायर, और साथ में के यूनिट वेक्टर एज इट इज। इस सारे फैक्टर को आप सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने से रिजल्ट बन जाएगा 1.8 इंटू 10⁻², न्यूटन पर कूलम, और साथ में के यूनिट वेक्टर एज इट इज आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये नेगेटिव साइन हमारे आंसर में एज इट इज यहां पे अपीयर हो जाएगा, और इस नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग -z की डायरेक्शन में है। ठीक है, यानी कि जो पॉजिटिव जेड एक्सिस के है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है। आइए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टूडेंट दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। कहता है डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पोजीशन r इज इक्वल टू 4i + 3j मीटर कॉस्ड बाय द पॉइंट चार्ज q इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6 प्लेस्ड एट द ओरिजिन। स्टूडेंट्स एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है कि हमें एक चार्ज की वैल्यू बताई हुई है, डिस्टेंस बताया हुआ है, और चार्ज को ओरिजिन पे प्लेस किया हुआ है। आपने सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका डेटा लिखते हैं। डेटा में डिस्टेंस हमें वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, विच इज r इज इक्वल टू 4i + 3j मीटर। चार्ज की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट k विच इज 9 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। रिक्वायर्ड है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वही रिलेशन हम यहां पे यूज करेंगे। दैट इज E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब स्टूडेंट्स हमें डिस्टेंस चूंकि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, और यहां पे आर की कोई वेक्टर फॉर्म नजर नहीं आ रही, लेकिन आर की मैग्नीट्यूड दी हुई है, आर की डायरेक्शन दी हुई है। तो इस इक्वेशन को हम नाम दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। यही इक्वेशन हमारा आंसर बन जाएगी अगर हम इसमें k और q की वैल्यूज के साथ साथ r की मैग्नीट्यूड फाइंड करें और r की डायरेक्शन फाइंड करके इसमें पुट कर दें। तो अभी हमारा काम यह है कि हमने r की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ r दैट इज किस तरह से निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर 9, ऐड करेंगे 25, और स्क्वायर रूट जो है वो इसका क्या आ जाएगा 5, और डिस्टेंस होने की वजह से इसका यूनिट आ जाएगा साथ में मीटर। सेकंड वैल्यू हमने कौन सी फाइंड करनी है, हमने डायरेक्शन फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन हमें पता है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डायरेक्शन। वेक्टर भी है हमारे पास, मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, दोनों वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 4i + 3j डिवाइडेड बाय 5। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डायरेक्शन।
अब ये दोनों वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है के और क्यू की वैल्यूज के साथ. सो 1 becomes E is equal to 9 into 10 raised पर 9 मल्टीप्लाई बाय चार्ज की क्या वैल्यू है? चार्ज की वैल्यू है 5 into 10 रेज पर -6 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड की वैल्यू है हमारे पास 5, तो उसका स्क्वायर आ जाएगा. मल्टीप्लाई होगा डायरेक्शन के साथ. डायरेक्शन की वैल्यू है 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाय 5. अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से बनेगा. E is equal to 9 into 10 raised पर 3 divided by 25 multiply by 4i plus 3j. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा 9000 डिवाइडेड बाय 25 4i प्लस 3j. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 360 इंटू 4i प्लस 3j और फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी. 360 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस इज 1440 टाइम्स i प्लस इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080j और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट साथ आ जाएगा. स्टूडेंट्स दिस इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहां तक कंप्लीट हो जाता है. आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 is equal to -1 into 10⁻⁻6 and Q2 is equal to 4 into 10⁻⁻6 are separated by a distance of 3 मीटर. हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक की वैल्यू -1 into 10⁻⁻6 कूलम है जबकि दूसरे की वैल्यू 4 into 10⁻⁻6 कूलम के इक्वल है और इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस 3 मीटर के इक्वल है. कहते हैं फाइंड एंड जस्टिफाई जीरो फील्ड लोकेशन. आपने वो वाला पॉइंट कैलकुलेट करना है जहां पे दोनों चार्जेस का फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो फील्ड बना देता है. दैट इज नोन एज जीरो फील्ड. ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास डायग्राम है. डायग्राम में Q1 चार्ज आपको नजर आ रहा है, Q2 चार्ज की वैल्यू भी आपको नजर आ रही है, जबकि इन दोनों के दरमियान में उसने हमें डिस्टेंस बताया हुआ है 3 मीटर का. सपोज कर लें कि P बी द पॉइंट which is at a distance of x मीटर फ्रॉम द चार्ज Q1, जहां पे दोनों चार्जेस का फील्ड क्या हो जाता है, जीरो के इक्वल आ जाता है. अब स्टूडेंट्स ये P पॉइंट हम इन दोनों चार्जेस के दरमियान में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि एक चार्ज है माइनस और दूसरा चार्ज है प्लस का. तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में आपने आर्टिकल में यह बात पढ़ी थी कि जीरो फील्ड लोकेशन अनलाइक चार्जेस के दरमियान में एग्जिस्ट नहीं कर सकती. तो डेफिनेटली ये जीरो फील्ड लोकेशन नेगेटिव चार्ज, चूंकि इसकी वैल्यू कम है, इसके पास एग्जिस्ट करेगी. ये यहां पे भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे तो इस Q1 चार्ज का फील्ड ही नहीं पहुंच सकता. तो हमने वो वाला पॉइंट देखना है जहां पे दोनों चार्जेस के फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को जीरो कर रहे हो. तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन का डेटा लिखते हैं. डेटा में सबसे पहले वैल्यू आ जाएगी Q1 चार्ज की विच इज -1 into 10 रेज पर -6 कूलम. Q2 की वैल्यू आ जाएगी 4 into 10 रेज पर -6 कूलम. इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको R से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 3 मीटर. डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q1 that is equal to x and distance of P from Q2. अब Q2 से P का डिस्टेंस कितना बनेगा, 3 मीटर में x मीटर आप ऐड कर लें तो ये बन जाएगा x प्लस 3 मीटर. रिक्वायर्ड है हमने जीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करनी है. रिक्वायर्ड जीरो फील्ड लोकेशन. अब स्टूडेंट्स में देखें
सपोज कर लें कि Q1 चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज E1 और Q2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज E2। Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा क्योंकि इसमें चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है। Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा क्योंकि इसमें चार्ज की वैल्यू माइनस है। तो P पॉइंट के ऊपर इन दोनों फील्ड्स की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल आ जाएगी। हमने इसी पॉइंट को लेके आगे चलना है, जबकि Q1 का फील्ड नेगेटिव और Q2 का फील्ड पॉजिटिव होने की वजह से यहां पे एक दूसरे के इक्वल आके नेट इफेक्ट को क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, let P be the point at which electric field due to both charges becomes zero, which means that field produced by both charges have same value at point P. So हम इसको लिख सकते हैं E1 मैग्नीट्यूड में इक्वल है E2 के एट पॉइंट P। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। E1 की वैल्यू है KQ1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर, E2 की वैल्यू है KQ2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब K की वैल्यू यहां K से कैंसिल हो जाएगी। Q1 की चूंकि हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा, सिंपली हम इसकी मैग्नीट्यूड लिखेंगे 1 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू Q2 की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर। 10 की पावर -6 10 की पावर -6 से कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू बन जाएगी 1 ओवर एक्स स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6। इसके स्क्वायर को हम एक्सपेंड कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। एक्स स्क्वायर 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहां पे 4x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको अरेंज करते हैं, सारे फैक्टर को उठा के इस तरफ ले आएंगे। सो दिस इज 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 6x, दैट इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लें तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 3 कॉमन लिया जा सकता है तो 3 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 0 और इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसमें से x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है जो कि जीरो फील्ड लोकेशन को डिस्क्राइब करेगा कि कितने डिस्टेंस के ऊपर P पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो इसके लिए अब हमें इसके पेयर्स बनाने पड़ेंगे। तो आइए अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन आई थी एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। इसके पेयर्स बनाते हैं। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 3 प्लस यहां से 1 कॉमन आ रहा है x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। और इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई।
या तो x माइनस 3 0 के इक्वल है या x प्लस 1 0 के इक्वल है। यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3 मीटर, और यहां से अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 मीटर। स्टूडेंट्स, इसमें ये वाली वैल्यू तो नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर जो है वो x इज इक्वल टू 3 मीटर बनेगा। -1 का मतलब ये है कि दोनों चार्जेस से जिस जगह पे P पॉइंट हमने सिलेक्ट किया था उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड के ऊपर ये डिस्टेंस मिलेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता, हम उसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसी वजह से हमारा आंसर 3 मीटर बनेगा। सो हम लिख सकते हैं यहां पे -1 मीटर कैन नॉट पॉसिबल, so the zero field is located at 3 meter, hence आंसर हमारा बन जाएगा 3 मीटर। तो स्टूडेंट्स, यहां तक था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।